तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताई थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन में प्रूव की थी। एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हम उसमें पिछले लेक्चर में समझाया गया था किस तरह से मटेरियल पार्टिकल के लिए जब वेव इक्वेशन डिज़ाइन करते हैं या वेव इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाती है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में हैमिल्टोनियन या कहिए एनर्जी टाइम डिपेंडेंट होती है, और टाइम इंडिपेंडेंट में सिस्टम आइसोलेटेड होता है, उसकी एनर्जी आप कंजर्व मान सकते हैं, और उसका हैमिल्टोनियन क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशंस पे चलते हैं। तो पहली एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एप्लीकेशंस हैं। तो पहली 1 डायमेंशनल एप्लीकेशन ले रहे हैं, इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल एक तरह का विभव का कुआं, पोटेंशियल का और कितनी गहराई है उसकी, इन्फिनिटी। तो अनंत तक गहरा है वो कुआं। तो अनंत तक जब गहरा है कुआं, इसका मतलब उस कुएं में अगर कोई गिर गया तो बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि इफ़ अ पार्टिकल इज ट्रैप्ड विद इन दी वेल, देन इट इज़ इम्पॉसिबल दैट इट कैन कम आउट फ्रॉम द वेल। सो इस तरह का इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल कैसे बना सकते हैं? इसमें मैंने चित्र में दिखा रखा है। एक हमने कुआं बना लिया, ये इसकी वॉल्स क्या है, इन्फिनिटी तक जा रही हैं, इनफाइनाइटली हाई हैं, इनकी हाइट कितनी है, इन्फिनिटी। और एक वॉल की पोजीशन मान ली x इक्वल टू 0 पे, और दूसरी वॉल की पोजीशन मान ली x इक्वल टू a पे। इसका मतलब इसकी वेल की चौड़ाई कितनी होगी, a, और द पार्टिकल इज टोटली फ्री टू मूव विद इन द वेल। पार्टिकल जो है वेल के अंदर मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इस कंडीशन को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ले लीजिए, पोटेंशियल की फॉर्म में लिख लीजिए, सिंस द पार्टिकल इज टोटली फ्री टू मूव विद इन द वेल, दैट्स वाई द पोटेंशियल विद इन द वेल कैन बी टेकन एज 0। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि फ्री पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल यानी विभव को 0 मान लेते हैं। तो पार्टिकल बॉक्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। बॉक्स की दीवारों पे, ये बॉक्स कह दीजिए, 1 डायमेंशनल बॉक्स भी कहते हैं इसे, इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल या 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट वॉल्स, दोनों एक ही चीज़ है। एक तरह से 1 डायमेंशनल बॉक्स है ये, जिसमें पार्टिकल बंद हो गया है, उससे बाहर नहीं आ सकता। तो पार्टिकल अगर बाहर नहीं आ सकता तो इसकी दीवारों पे और बाहर हम क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल को इनफाइनाइट मान लें। ये ऐसी कोई दीवार नहीं है ऐसा सच एग्जिस्ट करती, लेकिन पोटेंशियल V0 कहाँ तक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक। जैसे ही x इक्वल टू 0 पर पहुँचेंगे या x की वैल्यू 0 से कम होगी, नेगेटिव में जाएगी, तो पोटेंशियल इनफाइनाइट मान लीजिए। और जब x की वैल्यू जैसे ही a पे आएगी या a से ज़्यादा होगी, तब भी क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट मान लीजिए। तो इस सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं एक फंक्शन पोटेंशियल Vx से। तो हमने लिख दिया यहाँ पे Vx इज 0, हमने लिख दिया Vx इज 0, Vx की वैल्यू 0 होगी कहाँ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन a, यानी विद इन द बॉक्स, विद इन द वेल, इस वेल के अंदर अंदर। इस वेल की, पोटेंशियल वेल की जो वॉल्स होंगी वो इम्पेनिट्रेबल वॉल्स होंगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, एकदम इम्पेनिट्रेबल वॉल्स हैं, और परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स मान लीजिए। इसका मतलब पार्टिकल जब बाउंड्री पे जाएगा x इक्वल टू 0 पे या x इक्वल टू a पे, तो उसके एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इसे हम कंडीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, Vx इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू, Vx की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, एक तो इस रीजन में, रीजन 1 में, और एक रीजन 2 में। रीजन 1 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, रीजन 1 को डिफाइन कर सकते हैं व्हेन x इज लेस देन 0 या x इज लेस देन और इक्वल टू 0। और रीजन 2 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसका मतलब पार्टिकल ना तो वॉल्स पर रह सकता है, ना बॉक्स के बाहर रह सकता है, ना वॉल्स के बाहर रह सकता है।
पार्टिकल केवल वॉल्स के अंदर रह सकता है, ना वॉल्स पे रुक सकता है पार्टिकल, ना वॉल्स पे पाया जाएगा, ना ही वॉल्स के बाहर पाया जाएगा। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट वॉल्स इज जीरो। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किससे रिलेटेड होती है? साई एक्स से। आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पिछले लेक्चर में बताया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर, वेयर साई वेव फंक्शन। तो साई स्क्वायर होती है, तो साई से रिलेटेड होती है। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है वॉल्स पे तो साई भी जीरो होगा वॉल्स पे, यानी साई एक्स की वैल्यू जीरो होगी पहली वॉल पे और साई एक्स की वैल्यू जीरो होगी दूसरी वॉल पे। यानी कि साई एक्स जीरो होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड साई एक्स विल बी जीरो एट एक्स इक्वल टू ए। ये ऐसे सीधे सीधे कह सकते हैं साई जीरो होगा और साई ए जीरो होगा। एक्स की वैल्यू जीरो रख दी, एक्स की वैल्यू ए रख दी। और साई एक्स फाइनाइट होगा जीरो से लेके एक्स से लेके ए तक। क्यों? क्योंकि ये रीजन कौन सा है? वॉल्स के अंदर का रीजन है और यहाँ पे पार्टिकल पाया जाएगा। पार्टिकल हमेशा इन्हीं वॉल्स के अंदर रहेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या होगी, किस जगह कितनी होगी, तो इसलिए साई एक्स की वैल्यू फाइनाइट होगी। जरा इसे फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं, नहीं तो फिर बार मैसेज आएंगे। अब ठीक है, इस बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या लिखेंगे आप? आपको पता था श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m जो आपको करवाई गई थी, डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इजकल टू ई साई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन थी, इजकल टू ई साई। ये देखो, ये जो ये लिखी क्वेश्चन नंबर 3 है, यही है। इसे केवल क्या किया है? 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया है। टू एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया है और v इजकल टू जीरो रख दिया है। यहां पर डेल स्क्वायर आ रहा है, डेल स्क्वायर ये 3 डायमेंशन में है। अगर 1 डायमेंशन में लेंगे तो 1 डायमेंशन में डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, अभी लिखते हैं, ये बिगाड़ देते हैं पहले। 1 डायमेंशन में डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 डायमेंशन में डेल स्क्वायर की वैल्यू होगी डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। 3 डायमेंशन में क्या होती है? डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। तो यहाँ हम 1 डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन ले रहे हैं, किसके लिए? पार्टिकल के लिए। पार्टिकल कहाँ है? बॉक्स वेल के अंदर है, और वेल के अंदर क्या था? v इजकल टू जीरो था। तो इस इक्वेशन में v इजकल टू जीरो रख दिया और डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी? ये रख दी, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो आपकी क्या इक्वेशन आ गई? और ट्वाइस m बाई एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? 3 इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, अल्फा की वैल्यू ये मान लेंगे, यानी ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर को अल्फा मान लिया, अल्फा स्क्वायर मान लिया। तो इस तरह की जब इक्वेशन हो जाएगी, आपको पता है इस तरह की इक्वेशन जो थी वो आपने उस तरह की पढ़ी होगी, d2y आपने पढ़ा होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इजकल टू जीरो। कुछ इस तरह की SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़ी होंगी। और इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता था? y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरह का आता था, ए साइन ओमेगा टी, इस तरह का कुछ सॉल्यूशन आता था। और आपको पता है ई टू पावर आई थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी ई टू पावर आई ओमेगा टी अगर हो जाएगा तो उसमें आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, यानी इसी तरह का सॉल्यूशन आएगा। देखो कुछ तो हम ई टू पावर में सॉल्यूशन लेंगे, तो जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये होता है ई टू पावर आई अल्फा एक्स, क्योंकि अल्फा हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर
इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरे में अल्फा स्क्वायर आ गया, तो इक्वेशन में डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में छोटा छोटा एक्स लिख रखा है, ये एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट में छोटा सा एक्स बाद में लिख दिया मैंने एक्स। ये एक्स एक्स बता रहा है कि साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वन डायमेंशनल रीजन लिया है हमने और एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, तो साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये मैं ब्रैकेट में छोटा छोटा लिख दिया है कि साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इक्वेशन नंबर 3 का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इस फॉर्म में हो सकता है, ई टू पावर आई अल्फा एक्स आ सकता है, ई टू पावर माइनस आई अल्फा एक्स आ सकता है, और दो कोफिशिएंट लगा दिए, ए ई टू पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आई अल्फा एक्स। इस तरह का सॉल्यूशन मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, इसे क्या कहते हैं, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, ये आ सकते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, जो इक्वेशन 2 और 3 में थी। 2 और 3 देखिए कौन सी थी, ये रही 2, इक्वेशन 2 में थी बाउंड्री कंडीशन, ये थी क्या थी, साई एक्स 0 होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे और साई एक्स 0 होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन लगा दी, साई एक्स आपका ये है, दिस इज साई एक्स, दिस विल बी 0 एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह 0 रख दीजिए, यहाँ पे x की जगह 0 रख दीजिए और e टू द पावर 0 1 हो जाती है, तो आपका आ गया a प्लस बी इक्वल टू 0 या b इक्वल टू माइनस है। दूसरी कंडीशन क्या थी, साई x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू a। दूसरी कंडीशन थी साई x इक्वल टू 0, साई x की वैल्यू क्या है, 0 है, जब x की वैल्यू क्या है a, तो x की जगह क्या रख दीजिए, a रख दीजिए, यहाँ पे भी a रख दीजिए, यहाँ पे भी क्या रख दिया, a रख दिया, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a ई टू पावर आई अल्फा अल्फा a प्लस बी ई टू पावर माइनस आई अल्फा इक्वल टू 0। ये आ गया। इसमें ये जो अभी निकाला b इक्वल टू माइनस है, ये रख दीजिए, b की जगह पे यहाँ पे माइनस ए रख दीजिए, ये b इक्वल टू माइनस ए रख दिया, तो आपका ये आ गया। और ई टू पावर आई अल्फा a क्या होता है, कॉस अल्फा ए प्लस आई साइन अल्फा है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा ए माइनस आई साइन अल्फा ए। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ट्वाइस आई साइन अल्फा ए आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ई टू पावर आई थीटा क्या होता है, ई टू पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस ये फॉर्म रख दिया यहाँ पे, तो ट्वाइस आई साइन अल्फा ए 0 हो गया। यहाँ पे 2 0 है नहीं, आई 0 हो नहीं सकता, इमेजिनरी एक्सिस है, ए 0 हो नहीं सकता, ए कौन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये वेव फंक्शन था, कहाँ है वेव फंक्शन, ये देखो अभी दिखाते हैं, नीचे करके दिखाते हैं, ये वेव फंक्शन था। अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग, और b भी क्या है, माइनस है, यहाँ पे था क्या था, माइनस a है यहाँ पे, तो अगर a 0 हो गया तो पहली टर्म भी 0 हो गई, दूसरी टर्म भी 0 हो गई, तो साई 0 हो गया, साई x क्या होगा, 0। तो साई x की हर वैल्यू के लिए 0 हो गया, a अगर 0 हो जाता है तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 तो हो सकती है, लेकिन वो किस पे, वॉल्स पे 0 हो सकती है, या द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट वॉल्स शुड बी मे बी 0 और आउटसाइड द वॉल्स में इज 0, विद इन द बॉक्स 0 नहीं हो सकती। और अगर a इक्वल टू 0 ले लें तो पूरा का पूरा वेव फंक्शन 0 हो रहा है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे x की वैल्यू इस रेंज में हो, 0 से बड़ा है x, x इज लेस देन a, यानी वॉल्स के अंदर भी क्या वेव फंक्शन 0 हो रहा है, जो कि गलत है। वेव फंक्शन बॉल्स के अंदर 0 नहीं होगा, इसलिए a भी 0 नहीं होगा। जब a 0 नहीं होगा तो क्या बचा इसमें, 2 0 नहीं था, i 0 नहीं था, a 0 नहीं था, तो केवल ये साइन अल्फा 0 होगा, साइन अल्फा 0 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और आइडेंटिटीज़ में पढ़ रखा है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, यानी इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाई ए।
और अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा किसे माना था आपने शुरू में, देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं, अल्फ़ा आपने माना था ये, अच्छा यही नीचे ये, कहाँ गया, हाँ ये माना था अल्फ़ा, आपने ये अल्फ़ा माना था इक्वेशन। तो अल्फ़ा, अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू एल पाई बाई है, अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, तो एल दिस इज इक्वल टू एल पाई बाई है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ई इज इक्वल टू ये आ गया। यहाँ पे एक बात है, ऊपर था ई और यहाँ मैंने ले लिया ई एन, ऊपर इक्वेशन में जो था केवल ई था और यहाँ क्या ले लिया मैंने, ई एन। इसका कारण है ये दोनों सेम है, क्योंकि अब जो है ई जो है यहाँ पे अगर मैं ई लेता तो ई किसका फंक्शन आ रहा है, एन का फंक्शन आ रहा है, और एन की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ई की वैल्यू, तो एन इजकल टू 1 होगा तो ई की वैल्यू कुछ और होगी, ई एन इजकल टू 2 होगा तो ई की वैल्यू कुछ और होगी, एन इजकल टू 3 होगा तो ई की वैल्यू कुछ और होगी। तो इट इज़ बेटर टू टेक ई एज ई एन, जिससे पता लग जाए कि आपने ई वन लिया है इसका मतलब आपने एन की वैल्यू 1 ले रखी है, अगर आपने ई टू लिया है इसका मतलब एन की वैल्यू 2 ले रखी है। और आपको पता है एच क्रॉस इजकल टू एच बाई 2 पाई होता है, एच क्रॉस इजकल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, या एच कट या एच क्रॉस कहते हैं इसे। तो यहाँ एच क्रॉस की ये वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे एच क्रॉस की वैल्यू रख दी एच बाई 2 पाई। जब एच क्रॉस की वैल्यू यहाँ पे, जब एच क्रॉस की वैल्यू यहाँ पे एच बाई 2 पाई रख देंगे तो ई एन इजकल टू ये आ जाएगा, ई एन इजकल टू ये आ गया। तो अब नीचे आते हैं, हम पहले नीचे आ जाते हैं, ई एन इजकल टू ये आ गया, ठीक है थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, ई एन ये आ गया, ई एन इजकल टू जो था, मैं दिखाऊं दोबारा दिखाऊं आपको, कहाँ गया ई एन, ये आ गया बेटा, ई एन इजकल टू दिस, ये ध्यान रखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर। ई वन लेते हैं, ई वन, ई वन क्या हो जाएगा, या चलो बीच में से डिसकंटिन्यू नहीं करते, उसी पढ़ा देते कि आपके नोट्स चल रहे हैं ना लगातार, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो खैर ई एन की वैल्यू आ गई, इसे याद रखिए कि ई एन की वैल्यू आ गई। अब साई की वैल्यू ये थी जो मानी थी, साई की वैल्यू थी, और बी इजिकल टू माइनस ए आ गया था, बी इजिकल टू माइनस ए आ गया था, तो बी की वैल्यू माइनस ए रख दी, यहाँ पे आ गया, यानी ट्वाइस आई ए साइन अल्फा एक्स आ गया। ट्वाइस आई ए को ए प्राइम मान लिया, ए प्राइम, ट्वाइस आई ए की जगह पे क्या रख दिया, ए प्राइम रख दिया, तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, आ गई ए प्राइम साइन अल्फा एक्स। और अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी एन पाई बाई ए, ये आ गई ए प्राइम साइन अल्फा एक्स। अल्फा की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये रख दीजिए, तो आपका आ गया साइन एन पाई ए प्राइम साइन एन पाई एक्स बाई ए, ये साई की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि पार्टिकल जो है उस बॉक्स से बाहर तो निकल नहीं सकता, या वेल से बाहर तो निकल नहीं सकता, क्योंकि इन्फाइनाइटली डीप है, उसकी वॉल्स क्या है अनंत तक है, तो बाहर निकलना तो संभव नहीं है। वॉल्स जो है इम्पेनिट्रेबल है, बाहर पोटेंशियल क्या है इन्फाइनाइट है, इसलिए बाहर भी नहीं जा सकता। तो पार्टिकल 100% बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा। यानी पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, पार्टिकल पाया जाएगा इस रीजन में, 0 से बड़ा है एक्स, एक्स से बड़ा है ए, यानी एक्स की वैल्यू 0 से ए तक जब होगी, क्योंकि बॉक्स आपका ऐसा था, वेल एस वॉल जो थी इसकी ऐसी, ये एक्स इक्वल टू 0 पे था, ये एक्स इक्वल टू ए पे था, ये एक्स एक्सिस ऐसे मान लो इसकी, एक्स एक्सिस तो इस तरह से था। तो इसके अंदर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, यानी ये मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था, मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टाउ, ये बताया था प्रोबेबिलिटी। डी टाउ यानी स्पेस है, 1 डायमेंशन में डी टाउ क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्टार और साई डी एक्स, तो साई स्टार साई डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ए तक, ये आपने रख दिया
साई स्टार और साई की वैल्यू रख दीजिए। साई की वैल्यू ए प्राइम ये है, साई स्टार की वैल्यू भी यही हो जाएगी सेम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। साई स्टार इंटू साई रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए प्राइम स्क्वायर और इसका स्क्वायर पूरे का ए प्राइम स्क्वायर यहाँ आ गया और साइन स्क्वायर ये आ गया और डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंडिंग द पार्टिकल 1, 100% पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स 1 रख दी, ये 1 रख दी। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो आपको पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसे यहाँ रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह। इस फॉर्म में ये आप कर चुके हैं, इंटीग्रेशन बहुत इजी है। जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी a बाई 2। तो आपका आ जाएगा ए प्राइम स्क्वायर इंटू ये वैल्यू क्या आ गई a बाई 2, a बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी a प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाई a। और वेव फंक्शन क्या था आपका a प्राइम की फॉर्म में, वेव फंक्शन था आपका a प्राइम साइन n पाई x, a प्राइम साइन अल्फा x, ये था। तो a प्राइम की वैल्यू निकाल लिया आपने, स्क्वायर रूट 2 बाई है, वो यहाँ रख दीजिए a प्राइम की वैल्यू, तो आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो आइगन फंक्शन की वैल्यू आ गई। एनर्जी वैल्यू भी निकाल लिया आपने, वेव फंक्शन भी निकाल लिया। वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन भी कहते हैं। अब ठीक है, साइन एन एक्स, यहाँ पे भी एन लगा दिया, देखो वेव फंक्शन में साइन न लगा के एन लगा दिया, क्योंकि ये अगेन एन आ गया, यहाँ पे अगेन एन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है। एन की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा हो सकती है, इसलिए साई 1 साई 2 साई 3 यहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए साई न लेके हमने साई एन ले लिया। अब देखो एन इसका टू 1 अगर लेते हैं तो साई 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रख दी, कहाँ गया, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रख दी, तो ये आ गया इसका रूट 2 बाई ये साई 1। इसी तरह से आप साई 2 साई 3 साई 4 निकाल सकते हैं। अब आप देखिए साई 1 की वैल्यू 0 कहाँ पे है, जहाँ पे साइन 0 होगा, तो एक तो x इक्वल टू 0 पे 0 होगा साई 1, और एक x इक्वल टू a पे भी 0 होगा, क्योंकि साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0। तो साई 1 के 2 नोट्स होंगे, यानी 2 0 वैल्यूज आएंगी साई 1 की, कहाँ, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a पे। इसलिए अगर साई 1 का प्लॉट करें हम, देखो साई 1 का प्लॉट करें, कहाँ x इक्वल टू 0 हमने यहाँ माना है, x इक्वल टू a माना है, तो साई 1 का फंक्शन इस तरह का आएगा, ये साई 1 आ गया। x इक्वल टू 0 पे भी उसकी वैल्यू 0 है, x इक्वल टू a पे भी 0 है। ये तो हमने क्या था साई 1। अगर हम साई 2 साई 3 देखें, साई 2 फॉर्म कर लीजिए, साई 2 में क्या आएगा, देखो यहाँ पे साई 2 इस वेव फंक्शन में, साई 2 में यहाँ पे और नीचे करते हैं थोड़ा सा, साई 2 में यहाँ पे n इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 2 पाई x डिवाइडेड बाई ए। तो साई 2 की वैल्यू 0 कहाँ होंगी, साई 2 की वैल्यू 0 होंगी 3 पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a बाई 2 पे, x इक्वल टू a पे, रख के देख लेना। ऐसे साई 3 की वैल्यू 0 कहाँ होंगी, x इक्वल टू a 0 पे, x इक्वल टू a बाई 3 पे, 2a बाई 3 पे और a पे। तो साई 1 साई 2 साई 3 सबके प्लॉट्स इस तरह से आएंगे। ये साई 2 का, साई 1 का है नीचे वाला, ऊपर साई 2 का है, उसके ऊपर साई 3 का है। एनर्जी की वैल्यू आपने देख ली थी, E1 क्या आई थी, En क्या था, En था n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m। अच्छा यहाँ पे a कर लो बेटा, ये l के स्थान पे a कर दो, a स्क्वायर हो जाएगा 8m a स्क्वायर। हमने अभी ऊपर a लिया था ना, या गलती से मैं a बना गया, l बना गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी a स्क्वायर कर दो,
ऐसे 8m²। तो n=1 के लिए ये हो गया E1, E2 n=2 के लिए E2 ये आ गया, n=2 रख दिया, यानी 4E1 आ गया, यानी 2² E1 आ गया। E3 के लिए ये आ गया, n=3 रख दिया, तो 9E1 आ गया, यानी 3² E1 आ गया। तो आप जनरली लिख सकते हैं कि En=n² × E1। एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे? आप देखिए E1 और E2 में कितना डिफरेंस है? E2 - E1 अगर देखें, E2 कितना है? E2 है 4E1, तो जगह 4E1 - E1 = 3E1। इसी तरह से E3 - E2, यह है 9E1 - 4E1 = 5E1। तो देखो एनर्जी लेवल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3E1, 5E1, फिर उसके एनर्जी अगले लेवल में 7E1 आ जाएगा। इस तरह का डिफरेंस आ रहा है, यानी गैप बढ़ता जा रहा है एनर्जीज का। तो इस तरह से प्लॉट होंगे एनर्जी लेवल्स। n=0 अगर नीचे है तो n=1 पे E1 आएगा, और n=2 पे E2 एनर्जी है, E2 एनर्जी माने 4E1 है n=3 पे। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये थी श्रोडिंगर इक्वेशन की एक 1 डायमेंशनल एप्लीकेशन, जो कि इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल थी, या आप इसे 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स भी कह देते हैं। तो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यही करके आएंगे इससे। तो इस और भी एप्लीकेशंस हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, जैसे आपकी है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर। 1 डायमेंशनल को मैं 1D लिख देता हूँ, 1D पोटेंशियल, ये हाथ से लिखता हूँ तो राइटिंग खराब होती है, बैरियर। 1D पोटेंशियल स्टेप 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स जैसे आपका स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, ये और प्रॉब्लम्स हैं, इनके मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा मैं क्लेन गॉर्डन इक्वेशन और ड्रेक इक्वेशन। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम आपको करवा दी, बाकी इन प्रॉब्लम्स को मैं नोट्स आपको दूंगा, इन नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करवाएंगे क्लेन गॉर्डन इक्वेशन और ड्रेक इक्वेशन। तो इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर।